मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग निर्मला पुतुल की कविता क्या तुम जानते हो में अपनी जमीन तलाशती स्त्री संवेदना पर चर्चा करेंगे। आदिवासी परिवार में 6 मार्च 1972 को जन्मी निर्मला पुतुल आदिवासी जीवन के बहुविध आयामों को लेकर अपने हिंदी काव्य संग्रह नगारे की तरह बजते हैं शब्द में उपस्थित होती हैं। कवयित्री पिछले लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक एवं संस्थागत स्तर पर सतत रूप से सक्रिय है। ये आदिवासी महिलाओं में के विस्थापन, तस्करी, पलायन, उत्पीड़न, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता, मानवाधिकार एवं संपत्ति पर अधिकार इत्यादि मुद्दों पर भी कार्य कर चुकी है। ऐसे में इनके जीवन, संघर्ष और अनुभव की ताप का स्वर इनकी कविताओं से फूट रहा है। अपने समय और समाज के यथार्थ को वह अपने काव्य संग्रह में संबोधित कर रही हैं। इनका काव्य संग्रह की पहली कविता क्या तुम जानते हो में कवयित्री पूरी मार्मिकता के साथ इस तथ्य को रूपायित करती है कि स्त्री शरीर के अतिरिक्त एक भावना भी है। मात्र देह नहीं है स्त्री, हाड़ मांस के शरीर के अतिरिक्त वह एक भावना भी है जो संवेदना के तंतुओं से जुड़ना चाहती है, किंतु उसका यह अपेक्षित जुड़ाव आज तक उपेक्षित ही रहा है। वह नेत्र बनी हुई है, जबकि वह नेत्र से आगे हृदय पटल पर स्थान की चाह रखती है। उसके लिए हृदय पटल का विषय होना अभी भी दुस्साध्य है। जब तक वह हृदय प्रदेश का विषय नहीं बनेगी, तब तक उसके प्रति देहवादी दृष्टि बनी ही रहेगी। यह विडंबना ही है कि आज भी स्त्री को संपूर्ण स्त्री के रूप में नहीं, एक शरीर के रूप में देखा जाता है। भावना का विषय वो बन ही नहीं पाती है और स्पष्ट है कि जब तक वह हृदय प्रदेश का विषय न बनेगी, उसके प्रति देहवादी दृष्टि बनी रहेगी, और जब तक यह देहवादी दृष्टि बनी रहेगी, तब तक स्त्री भावना का विषय नहीं बन सकेगी। और जब तक वो भावना का विषय नहीं बनेगी, तब तक उसे समझने और उसका हमदर्द होने का सारा दावा झूठा ही होगा। एक स्त्री तन के भूगोल से परे, एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने? अगर नहीं तो फिर तुम क्या जानते हो रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? यह न जानना ही उस स्त्री का प्रमुख दर्द है, जिसका दंश वह अनादिकाल से झेलती आ रही है। उसे कहीं भी समानता का अवसर नहीं मिलता। सर्वत्र उसे असमानता एवं परतंत्रता के साथ एक वस्तु के रूप में समझा जाता है, उसके साथ एक वस्तु के रूप में व्यवहार किया जाता है। समानता और परतंत्रता के साथ वस्तु के रूप में पहचाने जाने का दर्द है। दरअसल स्त्री के विषय में रसोई और बिस्तर तक ही सीमित समझने ही जहाँ उसके समान होने के भाव को दमित किया है, वहीं उसकी स्वतंत्रता को भी बाधित किया है। इससे भी बढ़कर उसकी पहचान को एक वस्तु के रूप में सीमित कर दिया है। वह जन्म तो लेती है एक इंसान के रूप में, लेकिन उसके साथ सर्वत्र एक वस्तु जैसा ही व्यवहार होता है। वह पहले अपने पिता के घर एक वस्तु के रूप में पाली जाती है, जिसके सारे निर्णय का अधिकार उसके पिता को रहता है। तत्पश्चात वह अपने पति के घर में भी वस्तु के रूप में स्थानांतरित कर दी जाती है, जहां वह पति
और घर की देखभाल करती है, तत्पश्चात बच्चों का पालन पोषण करती है। कहीं भी उसके स्वतंत्र अस्तित्व की चर्चा नहीं होती है। इसके बाद भी इसके ना तो घर और संपत्ति पर कोई स्वामित्व होता है। इतने त्याग के पश्चात भी संपत्ति और घर पे उसका स्वामित्व नहीं होता है। आज स्थिति थोड़ी बदली है, लेकिन निर्मला पुतुल आदिवासी स्त्रियों के बारे में चर्चा करती है तो आदिवासी समाज की अभी भी यही स्थिति है कि वहाँ स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। संपत्ति और घर पे उसका कोई स्वामित्व नहीं होता है और ना ही निर्णय लेने संबंधी कोई अधिकार उसके पास होता है। आदिवासी स्त्रियां स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय भी नहीं ले पाती हैं। स्त्री के साथ इस दोयम दर्जे के व्यवहार उस मानसिकता का ही प्रतिफल है जिसमें स्त्री को पुरुषों के अपेक्षा शक्तिहीन माना जाता है और स्त्रियों को शक्तिहीन माना, कमतर आंकना यह आदिवासी समाज की नहीं, हमारे सभ्य समाज की भी समस्या है। उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उसे कभी समानता का अवसर नहीं मिलता और उसे शक्तिहीन माना जाता है। इतना ही नहीं, यह भी समझा जाता है कि वह कम समझती है। उसे पुरुषों के अपेक्षा हर एक स्तर पर शक्तिहीन और कम माना जाता है और उनकी भूमिका घर संभालने एवं बच्चों के परवरिश तक ही सीमित कर जाती है। इस विडंबना के प्रति भी कवयित्री अपना आक्रोश व्यक्त करती है कि हम सहज अभ्यस्त हैं। यह कैसी विडंबना है कि हम सहज अभ्यस्त हैं। एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने को, स्वयं की दुनिया को हमें जैसा शुरू से बताया जाता है, स्त्रियां उसी प्रकार स्वयं की दुनिया को देखती है कि हम सहज अभ्यस्त हैं। एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने को, स्वयं की दुनिया, मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री अपनी जमीन तलाशती बेचैन स्त्री की भावनाओं को शब्दबद्ध करती है। पितृसत्ता ने इस तीव्र प्रतिरोध के साथ ही कवयित्री अपने आदिवासी समाज की स्त्रियों के श्रम मूलक शोषण की भी बखिया उधेड़ कर रख देती है। यह श्रम मूलक शोषण अर्थगत भी है और लैंगिक भी। श्रम के अर्थगत शोषण के अंतर्गत कठोर श्रम के बाद भी उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता और साथ ही साथ उनके साथ दोयम दर्जे का भी व्यवहार होता है। इस व्यवहार के प्रति भी कवयित्री अपना आक्रोश व्यक्त करती है और कहती है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। अगर हमें एक स्त्री के रूप में तुम नहीं देख पाते हो तो फिर क्या समझते हो कि स्त्री के बारे में कि तन के भूगोल से परे भी स्त्रियां कुछ होती हैं। अगर यह नहीं समझते हो तो फिर स्त्री को समझने का दावा कैसे करते हो। एक स्त्री के मन की गांठ खोलकर कभी पढ़ा है तुमने? अगर नहीं तो फिर तुम क्या जानते हो एक स्त्री के बारे में। सब एक स्त्री के बारे में उसे जानने का दावा करते हैं, लेकिन उसे कभी भी शरीर से स्वतंत्र होकर नहीं देख पाते। एक देहवादी दृष्टि से ही उसे हमेशा देखा जाता है, उसके स्वतंत्र अस्तित्व के साथ नहीं। धन्यवाद।